हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे DSSP की पर्सनल असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 1721 इसका पोस्ट कोड है इसके रीजनिंग वाले सेक्शन को। और इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं DSSP एग्ज़ाम को लेते हुए। आप इसका पर्सनल असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम देखोगे, इसका जो आपका 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है और यहीं आप इसका कंपेयर कर सकते हो SSC स्टेनो के ग्रेड सी के भी टॉप पोस्ट से, जहाँ पे आपका ME होता है या फिर आपका डिफेंस वाला डिफेंस वाला होता है आपका। तो यहाँ पे ये आपके 4600 ग्रेड पे के अंदर आते हैं। मतलब DSSP का पर्सनल असिस्टेंट की जॉब लेना मतलब आपका इनहैंड सैलरी 65,000 और प्लस आपका जो ग्रॉस है वो 17,000 प्लस आपका रहता है। ठीक है, तो इतने अगर सैलरी आपको चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम को लिए पूरी तरह प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसके हम आज रीजनिंग वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि DSSP वालों को अलग से लेते हुए चलो जो सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेते हुए, क्योंकि उन्हें पता है SSC स्टेनो में इतना टाइम लग जाएगा। उसका जो आपका प्रोसेस होगा यही मैंने कंपेयर करके भी बताया है DSSP और स्टेनो वाले SSC स्टेनो को कि क्या दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये रखता है उसका कि एग्ज़ाम प्रोसेस जो उसका कितनी जल्दी जिसका एग्ज़ाम प्रोसेस आपका पूरा होता है। तो वहाँ पे अगर SSC की कंपेयर आप DSSP से करोगे तो काफ़ी पहले आपका जो प्रोसेस है एग्ज़ाम प्रोसेस वो DSSP जो है पूरा कर देता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन बताना कितने इस एग्ज़ाम को लेते हुए सीरियस हैं। इस एग्ज़ाम की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि DSSP ने अपनी जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी है वो वहाँ पे दे दी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। वहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट भी होगा, आपका जूनियर स्टेनोग्राफर भी होगा, स्टेनो टाइपिस्ट करके भी LDC के अंदर आता है। सभी का सिलेबस लगभग सेम है। तो इसमें आप 2 या 3 पोस्ट एक साथ भर सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग वाले सेक्शन को देखना कि आपका 40 क्वेश्चंस का लेवल क्या है और इसकी रीजनिंग आपने कर ली तो कहीं आप लेते हुए चलो कि SSC स्टेनो में भी आप रीजनिंग सेक्शन में 45 प्लस स्कोर कर लोगे आराम से, क्योंकि इसका जो रीजनिंग का लेवल है वो आप देख लेना। टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेवल भी ठीक है आपका और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी करेगा आपका DSSP के रीजनिंग में। तो ये पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर दो आपका पोस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था इस बार। तो दोनों की रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करना। तो जितने भी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि उनको हम अलग से लेते हुए चलें, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पे भी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्या लेवल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि SSC का थोड़ा सा अलग रहता है इससे और DSSP का थोड़ा अलग रहता है और एग्ज़ामों का। तो कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम का आपका पैटर्न थोड़ा अलग आपका रहता है, थोड़ा चेंज रहता है, तो वो उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका रीजनिंग वाले सेक्शन को। बाकी इसी टाइप से मैं इसकी रीजनिंग को आगे भी कराऊँगा कंटिन्यू। नेक्स्ट ईयर से प्लान है कि उन्हें अलग लेते हुए चलूँ जो इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। ठीक है, और इसकी जो रीजनिंग है मैंने बता दिया सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, कोई जो है सिर्फ दो बाईलिंगुअल आपका हम आगे नेक्स्ट ईयर से जो भी आपका अलग से अगर बैच बनता है इसका DSSP वालों का देखते हैं। काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि अलग से करना चाहिए, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, बाकी जैसा होता मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो सीरियस हैं वो कमेंट सेक्शन बता देना इस एग्ज़ाम को लेते हुए। ठीक है, तो बाईलिंगुअल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, हिंदी में क्वेश्चंस है और इंग्लिश में अलग है। तो बाईलिंगुअल में PDF वहाँ पे सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कहता है, थोड़ा टाइम लिया उसके लिए चाहते हैं माफ़ी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब डिस्कस करते हैं। कोई शिल्प कृति जो है वो लकड़ी नहीं है। तो कोई शिल्प कृति जो है, शिल्प को मैंने S लिख दिया, वो क्या है लकड़ी नहीं है, लकड़ी को मैंने L कर दिया। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच। कोई लकड़ी जो है साबुन नहीं है, और लकड़ी और साबुन को मैंने SE करके लिख दिया, सा करके। ठीक है, तीनों के बीच मतलब कोई रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन निष्कर्ष नंबर 1 इन्होंने दिया है कि कोई साबुन जो है शिल्प कृति नहीं है, कोई साबुन शिल्प कृति नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों के बीच आपस में। तो ये बात भी सही है। कोई साबुन लकड़ी नहीं है, तो ये बात भी आपकी सही है कि इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इस टाइप से आपका राइट है कि दोनों ही निष्कर्ष जो है इसका पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे भी है तीनों के बीच आपस में एक ही रिलेशन बनेगा, वो है नहीं का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका बताना है इसका कोड नंबर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने नंबर लिखा है 74684 9 और लास्ट में 5 और 3। ये आपका यहाँ पे इसका नंबर है। ठीक है, इसका कोड हमें बताना है, लेकिन 3 कंडीशन इन्होंने दी है, वो 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है ABCD करके। यदि पहली और चौथी संख्या, पहली संख्या कौन सी है 7 और चौथी संख्या
8। पहली और चौथी संख्या जो है विषम है, लेकिन पहली संख्या तो विषम है, चौथी संख्या सम है। इसका मतलब आपका फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं लगेगी। सेकंड वाला देखें, यदि दूसरी और छठी संख्या, दूसरी संख्या आपका क्या 4 और छठी संख्या कौन सी है 1 2 3 4 5 6, छठी संख्या आपका है 9, दोनों सम है। दूसरी संख्या तो सम है लेकिन छठी संख्या विषम है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं लग रहा है। अब हम हो क्या रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं आगे थर्ड वाली कंडीशन। यदि तीसरी संख्या एक सम है, तीसरी संख्या 6 9 एक सम है, बिल्कुल सही है। और सातवीं संख्या चौथा पांचवी छठी सातवीं, सातवीं संख्या है 5, ये हमारी विषम है। तो दोनों को हमें लिखना है क्या x, यानी आपको 6 और 5 को लिखना है क्या x, 6 की जगह x लिखना है, 5 की जगह x लिखना है, ठीक है। और बाकी के कोड कहाँ हैं, बाकी के कोड आपको दिखेंगे इस बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ चुका है बाकी तीन ऑप्शन, ये तीन कंडीशन क्यों दी हुई थी। इन तीनों में से सिर्फ सी वाली कंडीशन लग रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 7 4 6 8, इसके बाद 4 9 5 और 3। हमें पता है कि हमें 6 को और 5 को क्या लिखना है, x लिखना है, क्योंकि दोनों तीसरी वाली कंडीशन के हिसाब से। और बाकी का कोड आपको वही लिखना है इस बॉक्स। 7 को लिखा जाएगा y, 4 को लिखा जाएगा आपका a, 8 को आपको लिखा जाएगा s, 4 को फिर से क्या लिखा जाएगा a, इसके बाद 9 को क्या लिखा जाएगा e, और s को तो इन्होंने x लिख दिया, और लास्ट में है 3, 3 को क्या लिखेंगे हम c। तो देखो यहाँ पे ये वाला कोड किस में बन रहा है, इस वाले में बन रहा है YAXSAEXC, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका होना है। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका DTPLS, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल में चेंज है इस टाइप, इसलिए जो है हमें इस बैच को अलग लेते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, DTPLS वालों को क्या क्या उन्हें कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, वो सभी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ऐसा कुछ अगर आगे मैं करता हूँ, मेरा प्लान है ऐसा कुछ करने का नेक्स्ट ईयर से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप DTPLS वाला एग्ज़ाम दोगे नेक्स्ट ईयर वाला, क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट ही हमारे लिए 3 सब्जेक्ट है। एक हमारा रीजनिंग है जहाँ पे हम 40 के 40 स्कोर कर सकते हैं, एक हमारा इंग्लिश है जहाँ हम 40 स्कोर कर सकते हैं, एक हमारा हिंदी है जहाँ पे हम 40 स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैथ्स और जीके के आपको पता है कि अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन करें तो मैथ सेक्शन वीक रहता है, और आपका जीके वाला सेक्शन का हम कह नहीं सकते कि किस टाइप का उसका लेवल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीता जो है विद्यार्थी की एक संख्या में बाएं से यानी इस साइड से कौन से नंबर पे 15वें, और दाएं से कौन से नंबर पे 54 नंबर पे। श्यामा जो है दाएं से 48 नंबर से। तो हमें बताना है कि बाईं से श्यामा के बाईं ओर कितने बैठे हैं। श्यामा के बाईं ओर हमें एक का इन्होंने दिया है, यानी लेफ्ट से और राइट से। हमें पता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे या जितने भी यहाँ पे पर्सन है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल हम निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट यानी 54 प्लस आपका 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 69, और -1 करते हैं क्यों, क्योंकि हम 2 बार इन्हें काउंट कर लिया। रीता को हमने लेफ्ट साइड से भी काउंट किया, राइट साइड से भी, इसलिए हम -1 यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी टोटल जो है 68 हैं उस पंक्ति में। 68 हमारा टोटल आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 68। हमें पता है कि श्यामा का दाएं ओर से यानी राइट साइड से उसकी रैंक कितनी है 48, तो लेफ्ट साइड से निकालनी है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो भी है। हमें दाएं से दिया है यानी राइट साइड से, तो लेफ्ट से निकालना है, और राइट साइड से इसकी वैल्यू है 48 -1 इक्वल टू 68 हमारा टोटल आया था। तो यहाँ पे 48 में से 68 में से 47 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 47 माइनस करो तो 21, यानी लेफ्ट साइड से श्यामा का जो रैंक है वो 21 है, और राइट साइड से उसकी रैंक कितनी है 48 है। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला है कि उसका लेफ्ट साइड से क्या रैंक है, हमें पूछा है कि लेफ्ट साइड से हमारे अकॉर्डिंग उसकी रैंक है 21। उसके बाईं ओर अगर श्यामा यहाँ पे है तो उसका दायां होगा इस साइड,
और उसका बायां होगा इस साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर श्यामा की रैंक 21 है तो उससे पहले कितने लोग होंगे? 21 तो श्यामा हो गई, उससे पहले कितने होंगे? 20 होंगे। बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुनीत जो है, पुनीत, राघव, मोहित, संजय और सिद्धार्थ एक पंक्ति में बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं, एक के बगल एक बैठा हुआ है। कंडीशन नंबर 1, सिद्धार्थ और राघव के बीच केवल एक व्यक्ति है। हम इन्हें कैपिटल लेटर से यहाँ पे सिद्धार्थ को हम एस लगते हैं और राघव को हमने आर लिख दिया। इनके बीच में एक है, या तो ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि राघव इस साइड हो सकता है और सिद्धार्थ यहाँ। देखते हैं दोनों में से कौन सी कंडीशन हमारी लगती है। सिद्धार्थ जो है मोहित के दाएं दूसरे स्थान पर है। सिद्धार्थ जो है मोहित के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो सिद्धार्थ तो आपका किसके दाएं दूसरा हो गया? राघव के। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, यानी ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सिद्धार्थ मोहित के दाएं दूसरा है, तो मोहित ये रहा, इसके दाएं दूसरा हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कंडीशन बन चुकी है। इसके बाद उसने बोला है कि राघव जो है वो पुनीत के दाईं ओर ठीक बगल में है। राघव जो है वो पुनीत के दाईं ओर, पुनीत के दाईं, राघव ये रहा, पुनीत का दाएं यानी यहाँ पे पुनीत होगा, तभी तो इसका दायां ठीक राघव यहाँ पे बगल में आ जाएगा। संजय के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एक पोजीशन हमारी छूट गई है ये वाली, तो ये वाली पोजीशन किसकी होगी? संजय होगी। ठीक है, और संजय के क्या पूछा है? बाईं ओर। संजय का दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बाईं ओर बैठा हुआ कौन? मोहित। तो इस टाइप से हमारा ये वाला बन जाएगा। तो पांचों लोग को हमने बैठाना था, ठीक है, हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो अगर इनका फेस हमने मान लिया ऊपर की तरफ है, इधर ये है दाएं साइड एक। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, तो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे तो नहीं कि एक का फेस इधर एक का। तो ठीक है, कंडीशन वो भी लग जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे डायरेक्शन में। तो हमने मान लिया कि ये सभी का फेस ऊपर की ओर है और ये बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, तो इसके अकॉर्डिंग इनका दायां हाथ जो है दाएं साइड और बायां हाथ बाएं साइड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चिराग ने कहा, ये चिराग है, इसने इशारा करा एक आदमी की ओर। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चिराग ने कहा कि वह मेरी माँ की पुत्री, वह मेरी माँ की, चिराग की जो माँ है उसकी जो पुत्री है, यानी इस चिराग की सिस्टर। ठीक है, चिराग की बहन होगी। का पति जो है विशाल है। का पति कौन है? विशाल है, यानी ये इसका पति कौन है? विशाल है। ठीक है, विशाल की पत्नी के पुत्र का, विशाल की पत्नी, यहाँ से पता चला कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखो इन्होंने क्या आगे बोला है, विशाल की पत्नी, विशाल की पत्नी यानी चिराग की बहन की बात कर रहा है, के पुत्र, पत्नी के पुत्र यानी इन दोनों का जो बेटा होगा, के पुत्र। ठीक है, के पुत्र की माँ। अब देखो इन्होंने टोटल मिला के चिराग की पत्नी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे जो विशाल की पत्नी जो है वो चिराग की बहन है। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न होता है एक बार यहाँ पे देखो, क्लियर से डायग्राम हम बनाते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चिराग ने कहा, तो चिराग ने ये एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, तो चिराग की जो माता जी होंगी, की पुत्री, उनकी पुत्री का मतलब होता है चिराग की बहन, चिराग की जो सिस्टर होगी, का पति, ये का पति, ये जो फोटो की तरफ इशारा करते हुए का कौन है? ये विशाल है। ठीक है, विशाल है। विशाल की पत्नी मतलब चिराग की बहन की बात कर रहा है, के पुत्र, इन दोनों का जो बेटा है, के पुत्र की माता, इसकी माता को, इन दोनों के पुत्र की माँ कौन होगी? वही होगी जो चिराग की सिस्टर होगी। का चिराग से क्या संबंध है? अब तो इन दोनों का जो बेटा है उनकी जो माँ है, इसकी माँ कौन होगी? जो ये वाली विशाल की पत्नी जो होगी, विशाल की पत्नी जो होगी। ठीक है, उसका चिराग से क्या संबंध है? तो टोटल मिला के ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन होंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चंस को घुमा रखा है इन्होंने। ठीक है, सिंपल सी। ठीक है,
तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे इसका पुत्र का कोई रोल नहीं था। आप देखोगे कनेक्शन इन ब्लड रिलेशन का सबसे अच्छा जो कह सकते हो तरीका है वो है खुद से उसे कनेक्ट करना। ठीक है, खुद से कनेक्ट करना, खुद के जो रिलेशन है उनसे कनेक्ट करना, तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बस क्वेश्चंस में इन्होंने घुमा रखा है, उसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को बस घुमा रखा है कि विशाल की पत्नी, उनका जो पुत्र है उसकी जो माँ है, यानी दोबारा से विशाल की पत्नी पे ही वो आ गए, उसका रिलेशन पूछा है चिराग से, जो कि चिराग की बहन जिसकी वो ठीक है बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए देखो मैं क्यों इस DSSP के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूँ अलग से, क्योंकि क्वेश्चंस का आप लेवल देखो रीजनिंग का। क्वेश्चंस आप बिल्कुल कह सकते हो कि थोड़ा इजी इजी आप कह सकते हो इन्हें, इजी टू मॉडरेट में डालोगे, लेकिन जो टाइम है ना, टाइम को मैनेज करना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, 1 से 6 क्रमांक वाले 6 बॉक्सों को, 6 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में क्या है, हर एक बॉक्स में या तो चावल होगा या नमक होगा या हल्दी, जीरा, चीनी और साबुन, इन सबसे भरा हुआ है। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में हल्दी है। अब हमें हिंट मिल गया कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें क्या है, इसमें है हल्दी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है हल्दी। अब बाकी के बॉक्स में हमें ढूंढना है कि क्या है। ठीक है, तो बाकी के बॉक्स में भी हमें देखना है। बॉक्स नंबर ये सभी दे रखे 1 से 6 तक। अब क्रम में भी देखना है कि हल्दी वाला बॉक्स कौन से नंबर का है, ये भी देखना है। बॉक्स 1 जो है बॉक्स 2 के ऊपर है, हमने कर दिया कि बॉक्स ये 1 है, ये बॉक्स इसके नीचे 2 है, इस 2 के ऊपर ये बॉक्स 1 है जिसमें साबुन है। यानी बॉक्स 2 की बात कर रहा है, इसमें क्या है, इसमें साबुन है भाई, बॉक्स 2 में है साबुन। ठीक है, इसमें साबुन है। यहाँ पे क्लियर, दो दो के आगे मैंने लिखा है, बोलने पे भी ध्यान देना क्योंकि वहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चावल जो है उस बॉक्स में जो चीनी के बॉक्स के ठीक हो जाए, मतलब अब यहाँ से देखोगे यानी जो चावल वाला बॉक्स है उसके नीचे आपका चीनी वाला बॉक्स होगा। अब कौन सा बॉक्स नंबर है ये भी हमें अभी देखना है। इसके बाद बॉक्स 3 जो है बॉक्स 5 के ठीक ऊपर है। एक और दे दिया इन्होंने कि जो बॉक्स 3 है वो बॉक्स 5 के ठीक ऊपर है। बॉक्स 6 बॉक्स 3 के ठीक ऊपर है। अब यहाँ से एक चीज़ पता लगी हमें कि बॉक्स 6 जो है वो बॉक्स 3 के ठीक ऊपर है। इसके बाद बॉक्स 1 बॉक्स 5 के ठीक नीचे है। तो बॉक्स 1 देखो यहाँ पे पूरा इन्होंने 1 से लेकर 6 तक के बॉक्स यहाँ पे कोने में आप देखोगे तो यही चल रहा है कि बॉक्स 5 एक जो है बॉक्स 5 के ठीक नीचे है और एक के ठीक नीचे बॉक्स 2 है। बॉक्स 4 में जीरा है, बॉक्स 4 जो है उसमें क्या है, जीरा है। तो 4 के आगे आप लिख देते हैं क्या, जीरा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जितना भी दिया था वो हमने देख लिया। नमक के बॉक्स के नीचे कुल 2 बॉक्स है, यानी जो नमक वाला बॉक्स होगा उसके नीचे केवल 2 बॉक्स है। ठीक है, नमक वाले बॉक्स के नीचे 2 बॉक्स हैं, ये यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने दिया हुआ है। अब बताना है कि नीचे से चौथा बॉक्स बताना कौन सा है। और अब आप देखोगे सब चीज़ें तो लग चुकी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या था वो चीज़ हमें ढूंढना है। सबसे ऊपर उन्होंने बोला कि हल्दी वाला बॉक्स है। ठीक है, सबसे ऊपर हल्दी वाला बॉक्स है और हमें पता है क्रम हमारा लग गया है क्या, सबसे ऊपर छठा नंबर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा। तो हमारा 4 कहाँ पे आएगा, इसका मतलब जो 4 वाला बॉक्स है जिसमें जीरा है वो सबसे नीचे आएगा, क्योंकि बाकी तो उसके लिए जगह नहीं बची है ना, बाकी तो सब हो चुका है। तो सबसे नीचे आएगा 4 नंबर वाला बॉक्स यानी जीरा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 नंबर वाला बॉक्स यानी जीरा। सबसे ऊपर हल्दी आ गया। अब 4 आ गया तो छठे नंबर वाला यहाँ पे क्रम लिख दो, 6 3 5 1 2। बॉक्सों का क्रम हमारा लग गया। छठे नंबर वाले में हल्दी है, चौथे वाले में जीरा है और दूसरे वाले में क्या है, साबुन है। दूसरे वाले में है साबुन। अब हमें इतना उसने ये बोला, एक हिंट दिया है कि नमक के बॉक्स के नीचे 2 बॉक्स हैं, इसका मतलब साबुन और जीरे के ऊपर वाला बॉक्स होगा नमक का। ठीक है, नमक का। और एक चीज़ उसने ये बोला है कि जो चावल है वो चीनी के, चावल के बॉक्स के नीचे चीनी वाला है, तो कौन सा हो, तो यहाँ पे हो जाएगा चावल और इसके नीचे हो जाएगा चीनी वाला बॉक्स। सब कुछ हमारा लग चुका है। आप देखोगे बॉक्स नंबर 6 में हल्दी रखा है, बॉक्स नंबर 3 में चावल है, बॉक्स नंबर 5 में चीनी है, बॉक्स नंबर 1 में नमक है, बॉक्स नंबर 2 में साबुन है और बॉक्स नंबर 4 में जीरा है। तो उसने बोला कि नीचे से
ऊपर की ओर चौथे नंबर वाले बॉक्स में क्या है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर वाला बॉक्स है हमारा 5 और उसमें हमारा मिलेगा चीनी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने का था और कैसे करना था वो चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, नहीं आता समझ में तो बिल्कुल आप बोलो कमेंट सेक्शन में कि ये वाले क्वेश्चन को दोबारा कराओ, समझ में नहीं आया बिल्कुल आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी आएगा, 2 पार्ट में, यानी एक 40 क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सेकंड में भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस को समझने का तरीका ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा ये समझ में आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे DSSB वालों को अलग से लेते हुए चलो, क्योंकि उनकी रीजनिंग आप देखोगे टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, और रीजनिंग प्लस पॉइंट भी है आपका DSSB में, और पर्सनल असिस्टेंट जॉब जो अपने आप में बहुत बेस्ट जॉब भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि विक्रांत का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ये विक्रांत है, देखो फेस देखो इसका उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर हो गई, ये दिशाएं देखो, ये उत्तर हो गया तो ये आपका दक्षिण होगा, इतना तो पता है ना, ये आपका पूरब होगा और ये आपका पश्चिम होगा। ठीक है, ये आपकी दिशाएं होती चारों, और ये मैं काफ़ी बार जो है करा भी चुका हूँ। तो उसका फेस उसने बोला है कि इसका फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त जो है मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, दाएं साइड मुड़ रहा है, ये विक्रांत है, फेस इसका क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। दक्षिणावर्त वो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब वो इस वाला ऐसे मुड़ जाएगा ना, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा तो इस एंगल में मुड़ेगा, तो ये वाला डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। अब वो यहाँ पे आ गया, अब इसका फेस देखो इस साइड हो गया। ठीक है, अब वो है बाएं की ओर मुड़ता है 225 डिग्री। देखो फेस अगर इस साइड है तो उसका दायां हाथ नीचे होगा और बाएं हाथ ऊपर, तो बाएं साइड घूम मुड़ रहा है, यानी इस साइड मुड़ रहा है कितना, 225। देखो अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हो जाएगा आपका 90, यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये आपका 180, क्योंकि सीधा वाला एंगल 180 का होता है। हमें और कितना और चाहिए, इसका मतलब हमें अभी 45 और चाहिए, क्योंकि 225 आता ना तो यहाँ पहुँच गया वो। ठीक है, तो यहाँ से जब वो दोबारा घुमा तो अब उसकी पोजीशन ये वाली है, तो बस उसने यही वाली पोजीशन बताई। हमें पता है कि ये डायरेक्शन है, इसमें ये वाला जो पोजीशन है ये कौन सी होती है, ये पश्चिम और दक्षिण वाली पोजीशन होती है, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो किस टाइप से यहाँ पे दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, वो आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हिसाब से आपको मुड़ना होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री आपको पता है कितना होता है, कि यहाँ सीधी लाइन आपकी 180 की होती है, बस आपको 45 डिग्री और घूमना था, और ये वाली डायरेक्शन उसने पूछी थी जो कि आपका दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, मोकरी को देख लेते हैं कैसे इन्होंने लिखा है, MOCKERY। MOC को आप देखोगे ना तो इन्होंने COM लिखा है, और के को के ही लिखा है, लेकिन आप देखोगे YRE, मतलब इन तीनों को कर रहे हैं वह उल्टा, और बीच वाले नंबर को कर रहे हैं सही, C वैसी का वैसी सेम लिखा हुआ है, तो मतलब YRE, लॉजिक हमारा पता चल गया। सेम चीज़ आप डिवोटी में भी आप देखोगे तो सेम है, DEV को VED लिखा है, तो हमें लॉजिक पता चल गया, इसका मतलब LUC लिखेंगे, इसका बाद वाला नंबर सेम रहेगा, और NOW लिखेंगे, तो शुरू के 3 नंबर लास्ट के 3 नंबर को उल्टा करना है, तो इसे लिखेंगे CUL, इसे लिखेंगे WON, और इसको लिखेंगे K का K। तो देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिखेगा सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इनइक्वलिटी का, तो बताना है कि कौन सा सही है, आपको दिख रहा होगा सही है फर्स्ट वाला, बाकी 3 गलत क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखोगे, देखो जब भी ऐसा लिखा होगा आपका ये वाला जो साइन है, इसका मतलब क्या है कि आप फेस इसका ओपन है, मतलब ओपन है कि आप G से N की तरफ एंट्री कर सकते हो, आप G से N की ओर जा सकते हो, क्योंकि दरवाज़ा है खुला हुआ। अगर इससे उन्होंने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल, यानी G से N की तरफ आप नहीं जाओगे क्योंकि दरवाज़ा है बंद, तो ये बंद का साइन है, ये खुला का साइन है। तो जब तक ये साइन आपका चलता रहेगा, जैसे एन के आगे भी साइन खुला है, मतलब एन से भी आप आगे जा सकते हो सी तक, ऐसे करके आपको करना है। मैं समझाता हूँ यहाँ पे कैसे लॉजिक चला। हम बाकी 3 को देखते हैं गलत क्यों हुआ। तो जी और फेस खुला है, यानी जी से आपको एम के घर जाना है, जी से एम के घर जाना है, तो जी से एम के घर जाओगे तो पहला वाला देखो आप, जी एन पी ये और एन, क्या आप जी से एम की तरफ जा सकते हो, जी से, बिल्कुल जी से आप एन के घर तो पहुंच गए क्योंकि दरवाज़ा खुला है।
एन से आप पी के घर पहुंच गए, फिर क्यों? क्योंकि दरवाज़ा खुला है। आप देखोगे यहाँ पे तो बंद हो गया, तो पी से आगे तो आप जा ही नहीं पाओगे, मतलब आप जी से एम की तरफ नहीं जा पाओगे, तो आप कर दो इसे रॉन्ग, इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन था गलत, सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो आपका एम और जे के बाद, एम और जे के लिए ये वाला साइन देखो आप थर्ड वाला ऑप्शन में, एम लेस देन के इक्वल टू क्यू इक्वल टू जे। इक्वल के साउंड को हम काउंट नहीं करते हैं, हमें देखना है एम और जे के, और साइन इक्वल को काउंट नहीं करेंगे, तो इसे छोड़ो, तो हमारे पास साइन बच गया एम और जे का, यानी ये हमारा एम इक्वल टू जे नहीं है, बल्कि जे ग्रेटर देन एम है, जे एम से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इस साइन को, इक्वल वाले साइन को काउंट नहीं करते, हमारे पास ये वाला साइन बच जाएगा। तो जे और एम के बीच साइन है, लेकिन कौन सा? ये वाला, इसका मतलब है कि जे बड़ा है एम से, इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत था। और फोर्थ वाला देखते हैं, देखो इसको आप सीधा करके लिख लो, P ग्रेटर देन Q, यानी P से आपको Q के घर में जाना है, P से Q के घर में दरवाज़ा खुला है ना, तो P से Q तक जाना है। अब देखो P से Q तक कैसे जा सकते हैं, आप देखो P ये रहा, ठीक है, P से Q में आप P का देखो, P यहाँ पे है ना, P से क्या Q के घर में आप पहुँच जाओगे? क्यों? कैसे पहुँच जाओगे? क्योंकि P का तो बंद करा हुआ है। कैसे बंद करा है? इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, तो P तो ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो Q तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हमें ये देखना ही नहीं था, तो गलत हो गया। तो ये आपका लॉजिक है। मतलब सीरीज़ को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ अलग बैच डी ट्रिपल एस बी को लेकर, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मैंने, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, रीजनिंग तो आपको सभी को अलग करना पड़ेगा, और मेरा टारगेट ही यही होगा कि मैं रीजनिंग को इतना अच्छे से कराऊँ, ताकि जो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग हो, चाहे वो एस एस सी की रीजनिंग हो, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर हो। तो जो इनइक्वालिटी है, जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक ही टाइप के जब 100 क्वेश्चन करोगे, 50 क्वेश्चन करोगे, तो कहीं न कहीं वहाँ से लॉजिक क्लियर होता हुआ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या कैसे खुला है, कैसे बंद है, तो ये अभी मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे बताया है कि किस टाइप से करना है। अच्छा, फर्स्ट वाला देखो, जे और यहाँ पे आपका ओपन है, तो पी, यानी जे से आप पी के घर में आपको जाना है भाई, जे से पी के घर में। अब जे और पी के बाद क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। देखो इस वाले से आप देखो, एम के क्यू बराबर जे, देखो इक्वल टू का साइन को छोड़ो आप, अभी रास्ता खुला है इक्वल के, मतलब तो जे से आप के तक आ गए, ठीक है, के से भी आप जे से आप क्यू तक आए, क्योंकि बराबर का साइन है, इसका मतलब तो इसे काउंट नहीं करते, तो यहाँ से आप सीधा सीधा आ रहे हो अभी। अब के का देखो, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, मतलब के से के लिए, के से भी आगे दरवाज़ा खुला है, तो आप पहुँच गए कहाँ तक? एम तक, तो जे से एम तक आप पहुँच गए, क्योंकि आपके लिए दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है। अब एम तक पहुँच गए, आप एम वाली कंडीशन देखो, फर्स्ट वाले को, ये वाला, अब जे से एम तक पहुंच गए, फिर एम से खुला हुआ दरवाज़ा, तो एम से आप पी तक भी पहुंच गए, तो इसका मतलब यहाँ से आप चले और पी तक आपको पहुंचना था, तो पहुंच भी गए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे ही राइट था। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आप कह सकते हो कि टाइम टेकन क्वेश्चन था। इस वाली रीजनिंग में देखो, यहाँ पे टाइम टेकन आपको इतना मिलेगा, टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इस एग्जाम में, ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो, जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, प्लस पॉइंट उसके लिए रहेगा कि वो रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चंस भी कर सकता है। तो टारगेट रखना 35 प्लस आप कर दो, और करना ही पड़ेगा। अगर आपका मैथ सेक्शन वीक है, या फिर आप जीके पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो, तो आपको बाकी 3 सेक्शन में स्कोर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सीधी पंक्ति है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, और एक और आपका रहेगा डब्ल्यू, ये यहाँ पे आगे टोटल ये लाइन है जहाँ पे ये बैठे हुए सब। अब हमें इन्हें बैठाना है। पी जो है टी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। अब देखोगे उसने बोला जो पी है वो टी के बाईं ओर, टी का बाईं ओर क्या है? अगर टी इधर है तो इसका ये दायां साइड होगा, इधर है बायां, लेकिन पी इधर है, और कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे, ठीक है। टी जो है पी के बाईं ओर 5वें नंबर पे है। इसके बाद जो किनारे पे बैठे व्यक्ति के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब टी की बात कर रहा है, इसके यहाँ पे भी कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा, जिसके वो बाईं बैठा होगा। आर जो है डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है,
एस पी और आर के बीच में, ये देखो पी से कनेक्ट होता हुआ हमारा लाइन आ गया तीसरा, एस जो है पी और आर के बीच में, तो पी और आर के बीच में हम बैठा देते हैं किसे, एस को, ठीक है। इसके बाद क्यू जो है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू यहाँ पे आ गया। वी जो है टी और पी के बीच, क्यू के बीच में, तो वी जो है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है, यहाँ पे आ जाएगा। एक ही बचा है हमारे पास, कौन, जो यहाँ पे हमारे लिए टी के आगे बैठा हुआ था जगह, वहाँ पे बैठा देंगे। कौन बच गया हमारा, यू बच गया, तो यू कौन, तो सब हमारे बैठ चुके हैं। पी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया, वी आ गया, टी आ गया, इसके बाद हमारा यू आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8। एक और हमारा पर्सन छूट जाएगा, डब्लू, डब्लू की भी बात करते हैं, डब्लू वहाँ पे क्या बोला, तो लास्ट में हमारा आ गया यू। अच्छा डब्लू हमारा रह गया, डब्लू और यू में कभी रह गया हमारा, एक और रह गया डब्लू। डब्लू उन्होंने बोला है कि डब्लू जो है आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो सॉरी, आर जो है वो डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आर डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तब होगा जब यहाँ पे डब्लू होगा, ये वाला अब जाके हमारा पूरा यहाँ पे बैठ गया। अब हमें पता है कि लास्ट में हमारा यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये वाला तो हमारा हो गया गलत, अब हम इसे सही से लिखते हैं, डब्ल्यू पी एस आर क्यू वी टी यू, ये हमारा सही टाइप से हमने इसे बैठा दिया। कैसे बैठा दिया, पहला बैठा हुआ है डब्लू, फिर इसके आगे बैठा हुआ पी, फिर बैठा हुआ एस, फिर आगे बैठा होगा आर, फिर क्यू, फिर वी, फिर टी और यू। ये हमारे टोटल सब बैठ चुके हैं 8 के 8 लोग। अब इन्होंने बोला है कि दाएं किनारे से तीसरे स्थान पर है, देखो ऊपर की तरफ फेस है इनका, तो इधर है इनका बायां और इधर है इनका दायां, तो दाएं से तीसरे के स्थान पे, पहले पे ये रहा, दूसरे पे रहा, तीसरे पे पूछा हुआ है, तो वी हमारा हो जाएगा बिल्कुल क्या, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन करना था आपका। क्वेश्चन नंबर 11, अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, स्टार्टिंग में किया था, जहाँ पे 3 ऑप्शन थे, 3 में से 2 गलत थे। यहाँ पे भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है पावर्स, POWERS। कंडीशन नंबर 1, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है पहला अक्षर कॉन्सोनेंट। दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल है, स्वर का मतलब वॉविल है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है और ये आपका वॉविल है। तो वो कंडीशन बोला है कि दोनों को हमने लिखना है 2, इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट वाली हमारी लग रही है, तो पी को भी 2 लिखना है और ओ को भी 2 लिखना है। सेकंड, यदि दूसरा अक्षर स्वर, स्वर मतलब वॉविल है, सही है, और चौथा अक्षर व्यंजन, क्या चौथा अक्षर व्यंजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, ये तो आपका वॉविल है, तो ये तो सेकंड वाला ऑप्शन लागू नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला हो रहा। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग पी और ओ को हमने लिखना है 2 2। बाकी के कोड अगर पूछेंगे कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको ऊपर दे रखा बॉक्स, और डब्ल्यू का कोड देखना है तो इक्वल टू है, ई का कोड देखना है तो लेस देन है, आर का कोड देखना है तो आपका ये वाला साइन है एन का, और एस का कोड देखना है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 2, ये पूरा आपका बन जाएगा ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन। अब देखोगे पी और ओ को हमने 2 2 लिखा, बाकी के कोड को सेम एज इट इज जो ऊपर बॉक्स में दिया है वैसे ही लिखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इस टाइप से राइट था। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास होगा इस बार वाला DSSB 2020 वाला, तो बिल्कुल मिस मत करना, एकदम सीरियस होके जो भी हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उनको मैं अलग लेते हुए चलूँ, और वहाँ पे रीजनिंग उनके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है ये वाला रीजनिंग, ताकि वैसे ही आपको रीजनिंग वहाँ पे करा सकूँ, ठीक है। तो सपोर्ट वहाँ पे चाहिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी लोग अभी और आने हैं, तो सभी को एक साथ लेते हुए चलूँगा, ताकि एक ही एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये रीजनिंग आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी, इसकी रीजनिंग करना मतलब आपका स्टेनो की रीजनिंग को करना, बाकी एसएससी के रीजनिंग में सभी में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि इसकी रीजनिंग आपका टाइम टेकन है और सभी में अब टाइम टेकन रीजनिंग आ रही है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, PROSE, इसको इन्होंने लिखा है GUQTR। कैसे लिखा होगा आप देखोगे तो ये आता है 5 पे, क्रॉस में यहाँ पे +2 चल रहा है तो ये आता है 7 पे, ये एस आता है 19 पे, तो क्रॉस में +2 करना है, ये 21 पे, ये आता है आपका O 15 पे, +2 17 पे, ये आता है आपका 18 पे, ये आता है आपका कितना 20 पे, और ये आता है आपका कितने पे, आपका 16 और 2 18। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ भी +2 कर सकते हो, या स्टार्टिंग लास्ट से फर्स्ट की तरफ भी +2 चल रहा है, लेकिन क्रॉस में। पर लॉजिक पता चल गया, सेम लॉजिक से करते हैं, REL
ए टी ई। आर कितने पे आता है 18 पे, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन में क्या आएगा 20 आना चाहिए, +2 चल रहा ना, तो यहाँ पे आना चाहिए टी। ई कितना होता है 5 पे, यानी इससे पहले वाले पे जी आना चाहिए क्योंकि ये होता है 7 पे। एल कितने पे आता है 12, 12 और 2 14, 14 आना चाहिए तो यहाँ पे आना चाहिए एन। ए कितने पे आता है 1, 3 आना चाहिए तो यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, इसके बाद एल कितने पे आता है सॉरी टी कितने पे आता है 20, तो टी 20 और यहाँ पे आता है 22 यानी वी। ई कितने पे आता है 5, तो यहाँ पे आएगा 2 7। तो +2 चल रहा आपका क्रॉस में ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक था इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा हुआ है TURKEY। टर्की को इन्होंने लिखा है 7 6 9 16 22 और 2। किस टाइप से लिखा होगा अगर हम इनका कोड देखें तो टी आता है आपका 20, यू कितने पे आता है आपका 21, आर कितने पे आता है आपका 18, के कितने पे आता है आपका 11, ई कितने पे आता है आपका 5, वाई कितने पे आता है 25। यानी इनका इन सभी को आप 27 में से माइनस, यानी जो आपका लिखा हुआ है टर्की, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका अपोजिट अल्फ़ाबेट, उनका अपोजिट लिखना है, बस उसका कोड लिख देना है। ठीक है, यही तो किया है। अब देखो कैसे, CRAWLER। सी का अपोजिट मतलब क्या होता है कि दोनों का सम 27 होना चाहिए। अगर ये 3 पे आता है तो इसका अपोजिट क्या होता है CX, क्रैक्स करके याद किया होगा आपने, एक्स होता है। इसका इंडियन रेलवे करके किया होगा, आई होता है। इसका जेड ही होगा आपका। ठीक है, इसका डब्लू का क्या होगा आपका, डब्लू 23 पे होता है तो डी आएगा। एल का क्या होगा LO होगा। ई का क्या होगा, ई का वी हो जाएगा, और आर का आई हो जाएगा। बस इनके नंबर को यहाँ पे लिखना है। एक्स आता है 24 पे, आई आता है 9 पे, यह आता है 26 पे, यह आता है आपका 4 पे, यह आता है 15 पे, यह आता है 22 पे, और आई आपका लास्ट है 9 में। आप देखोगे बिल्कुल यही आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में पूरा। तो जो अल्फ़ाबेट है उनका बिल्कुल अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको लिखना है, लेटर लिखना था वहाँ पे, बस और कुछ नहीं यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ब्लड रिलेशन का सेकंड क्वेश्चन। सुमित्रा की माँ राज की माँ नंदिनी की इकलौती बहन है, यानी सुमित्रा की जो माता जी होंगी, ठीक है, ये राज की जो माता जी है कौन, नंदिनी, इसकी ये क्या है सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर है। तो नंदिनी की माँ, यानी अब बताओ नंदिनी की जो माता जी हैं का सुमित्रा से क्या संबंध है। नंदिनी की माताजी का सुमित्रा, ये रही सुमित्रा जो है नंदिनी की बहन की बेटी है। इसका मतलब अगर राज की जो राज की अगर ये नानी लगी तो सुमित्रा की भी नानी होंगी। क्यों, क्योंकि सुमित्रा की माता और राज की माता उनकी क्या हो जाएंगी, दोनों बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे खुद ही आप कनेक्ट, आप जब भी आप देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन जब भी आपका शॉर्ट छोटे में होगा तो उसको आप खुद से कनेक्ट करना। जैसे आप सुमित्रा और राज, आप और आपकी सिस्टर, आप और आपका भाई हो गया दूर का। ठीक है, यानी उसकी माता और आपकी माता दोनों बहनें हैं, इसका मतलब वो आपकी मौसी होंगी। ठीक है, मौसी होंगी तो उनकी माता और आपकी मम्मी की माता दोनों क्या होंगी, आपकी नानी होंगी। बस सिंपल सा ये सोचना था, कनेक्ट करना था, और इजी है, थोड़ा घुमा रखा इन्होंने बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि घड़ी की मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण को बताता है, घड़ी की मिनट की सुई 12 बजे बताएगा दक्षिण को। अब यहाँ पे अगर दक्षिण है इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होता है, उत्तर, यानी उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 बजे पे क्या दिखाएगा, ये उत्तर दिखाएगा ना 6 बजे में। तो उन्होंने क्या बोला कि उसी घड़ी की घंटे की सुई, ठीक है, उसी घड़ी की घंटे की सुई सुबह 6 बजे किस दिशा में होगा। तो 6 बजे वो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। अगर 12 बजे वो दक्षिण में है तो उसका उल्टा अपोजिट ही तो होगा, 6 बजे कहाँ पे होगा, वो उत्तर में होगा। ठीक है, सुबह 6 बजे कहाँ पे होता है, उत्तर दिशा में। बस यही चीज़ तो करना था, बाकी और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो ये आपका थोड़ा सा लॉजिक था। मिनट की सुई जो है 12 बजे दक्षिण की ओर बताता है,
और जो उसी बताना है कि घंटे की सुई जो है सुबह 6 बजे किस दिशा में बताएगा, बस आपका उसका उल्टा करना था। अगर ये वाली डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन अगर आपकी दक्षिण हो गई तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी उत्तर होगी। 6 बजे का मतलब ये हो गया कि 6 का सुई यहाँ पे होगा घंटे वाली, और मिनट वाली ऊपर होगी। ऊपर आपका दक्षिण है तो नीचे आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का अपोजिट आपका दक्षिण होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा था यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही मैं क्लास को अलग से कर रहा हूँ डी टी प्लस वालों को, ठीक है। क्योंकि एसएससी के जो रीजनिंग है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन डी टी प्लस भी रीजनिंग में आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 40 में से शायद हो सकता है कि आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिले, और 40 में से 6 और 7 जो है इंपॉर्टेंट करते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं आपके जो टाइम टेकन क्वेश्चन है, इनकी वजह से आपका टाइम बहुत लगता है। तो इनको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये कम टाइम में हम कर सकें। हमें छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, टारगेट हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैथ्स है जो हमारा वीक सेक्शन है, उसमें ज़्यादा स्कोर जो है करना जो है ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो इससे अच्छा है कि हम रीजनिंग में स्कोर करें, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें। जीके और मैथ्स का ये है कि थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप डेली करते हो तो कहीं ना कहीं वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक कंपनी में 4 विभाग यहाँ पे दिए, मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन। 4 मंजिल यहाँ पे हैं 1 से 4 तक, ठीक है। 4 मंजिल भी है भाई, 1 2 3 4, 4 मंजिल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मानव संसाधन का जो कार्यालय है वो मंजिल 3rd पे है, तो हमने मान लिया 1 2 3 और 4। जो ये वाला है ये है मानव संसाधन, मानव संसाधन ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। ये वाला आपका 3rd वाला मानव संसाधन है, लेकिन इसका प्रबंधन ना तो नकुल है और ना ही यानी हर एक मंजिल पे एक ही आपका रखना है। 4 लोग हैं, राहुल, अर्निमा, नकुल और सैद अब्दुल। इन्होंने बोला है कि जो मानव संसाधन वाला जो कार्यालय है यहाँ पे ना तो इसका जो प्रबंधक है यानी जो मैनेजर है ना तो नकुल है, तो नकुल भी नहीं है, नकुल को मैंने एन लिख दिया। और ना ही जो है अर्निमा है, अर्निमा को मैंने अर्निमा ई आर लिख दिया। तो ये दोनों तो इसके नहीं है। हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन, तो या तो अब्दुल हो सकता है, अब्दुल को मैं ए भी लिख देता हूँ, या फिर हमारे पास राहुल हो सकता है मानव संसाधन वाले में, ठीक है। और यही आप लास्ट में क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे ना तो मानव संसाधन विभाग का जो कार्यालय है उसका प्रबंधन बताना था। तो अब्दुल और राहुल 2 ऑप्शन थे हमारे पास, तो दोनों में से जैसे तुक्का लगाना होता है तो हम दोनों में से जल्दबाजी में तुक्का लगा सकते थे, खाली इस 2 लाइन शुरू के 2 लाइन को पढ़ के भी। आगे देखो, उत्पादन और संचालन के कार्यालय जो है एक मंजिल पे नहीं है, यानी फर्स्ट वाले पे ना तो आपका उत्पादन वाला है और ना ही आपका संचालन वाला है। यानी इसके अलावा हमारे पास बच गया क्या, मानव संसाधन एक ऑप्शन जो कि हमारा थर्ड वाले पे आ जाएगा। तो एक ऑप्शन है, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो है विपणन वाला। फर्स्ट मंजिल पे आपका विपणन वाला है, विपणन, ठीक है, विपणन। अभी इसका देखना है कि इसका जो प्रबंधक है वो कौन है। अब हमें बताना है कि संचालन विभाग के कार्यालय का प्रबंधन जो है वो अनिमा द्वारा नहीं किया जाता है। राहुल जो है मंजिल 2 पर काम करता है, तो मंजिल 2 पे हमें पता चल गया कि कौन है, राहुल है मंजिल 2 पे। अभी उसका वो नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट में वो है, ठीक है। संचालन विभाग के कार्यालय का जो प्रबंधन है वो अनिमा द्वारा नहीं किया जाता है। संचालन विभाग के कार्यालय का प्रबंधन अनिमा द्वारा नहीं किया। देखो फर्स्ट वाले मंजिल पे विपणन है, थर्ड वाले पे है मानव संसाधन। अब अनिमा देखो, अनिमा अगर सेकंड या फोर्थ में अनिमा कहाँ पे होगी, अनिमा जो है एक यहाँ से एक चीज़ आपने यह देखी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन था, थर्ड वाला यहाँ पे हमारे पास 2 लोग बचे थे, एक राहुल और एक अब्दुल। राहुल तो सेकंड मंजिल पे आ गया, इसका मतलब अब्दुल के पास है मानव संसाधन। आप क्वेश्चंस को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि मानव संसाधन का ही पूछा हुआ था। अगर मानव संसाधन अब्दुल के पास है और जो क्या बोलते हैं सेकंड वाला मंजिल में राहुल के पास है, और फोर्थ वाले में बताना है कि इन्होंने बोला कि संचालन विभाग के कार्यालय का जो प्रबंधन है वो अनिमा नहीं करती, तो कौन करता है, संचालन विभाग को चलाता है कौन, राहुल। तो सेकंड मंजिलन पे हमारा है संचालन विभाग। तो फोर्थ वाले पे हमारे पास आ जाएगा कौन, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। तो उत्पादन को कौन चलाएगा, अनिमा, 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 ठीक है, अनिमा चलाएगी इसे। और बाकी हमारे पास कौन बच गया, देखो
अब्दुल आ गया थर्ड पे, सेकंड मंजिले पे है राहुल, फोर्थ पे है अर्निमा, तो फर्स्ट वाले पे कौन आ जाएगा, जो एक बचा हुआ है नकुल। ठीक है, तो नकुल जो है वो विपणन। तो हर एक मंजिल पे हर एक विभाग में कौन कौन काम कर रहा है वो चीज़ हमने लगा दिया है। तो इस टाइप से ये करना था। आप यहाँ से एक लाइन से इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो हमें पूछा था मानव संसाधन विभाग के कार्यालय का प्रबंधक। हमें पता है कि दो ही लोग हमारे पास बचते हैं, एक अब्दुल और राहुल। लेकिन राहुल उसने बोल दिया कि वो सेकंड मंजिल पे काम करता है, इसका मतलब हमारे पास बच गया अब्दुल। हम डायरेक्ट यहाँ से भी इसका आंसर लगा सकते थे अगर हम क्वेश्चंस को पूरा ही पढ़ते और उसके बाद आंसर देखते तो। ठीक है, तो याद आइए, तो यहाँ से हमारा क्लियर है कि फर्स्ट वाले पे नकुल आ जाएगा। ठीक है, और राहुल का जो है वो संचालन हो जाएगा, राहुल संचालन बयान। उत्पादन वाले को जो है वो अर्निमा हो जाएगा। बाकी अब्दुल जो है वो मानव संसाधन विभाग हो जाएगा, और फर्स्ट वाले विपणन वाले को नकुल कर देगा। तो चारों विभाग का हमें पता चल गया। यहाँ से एक बार और बना देते हैं। तो नकुल के पास था कौन सा वाला विभाग, विपणन विभाग। ठीक है, इसके बाद जो अब्दुल है, अब्दुल के पास हमारे पास अब्दुल के पास है मानव संसाधन विभाग। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे था राहुल, ये फर्स्ट मंजिल है और ये थर्ड मंजिला है। जो सेकंड मंजिला है यहाँ पे था राहुल, और राहुल के पास कौन सा विभाग था, इसके पास था संचालन विभाग। जो फोर्थ मंजिला है यहाँ पे थी अर्णिका, इसके पास था कौन सा विभाग, इसके पास था उत्पादन विभाग। तो सबका मैंने बता दिया यहाँ पे किसको कौन सा विभाग। हमें मानव संसाधन का पूछा था तो अब्दुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही करना था। नेक्स्ट आपका है कि FOUL को इन्होंने लिखा है 216। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है। U आपका 21 पे आता है, और L आपका आता है 12 पे। अगर सबको आप ऐड करोगे तो 15 और 6 21, और 21 और 21 42, 42 और प्लस आपका ये कितना आ जाएगा आपका 54। 54 से आपको 1216 लाना है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि इसमें 4 ही अल्फ़ाबेट हैं। मतलब टोटल सम करना है, सम करने के बाद जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने से मल्टीप्लाई करनी है। लॉजिक ये है। तो RINSE मतलब जो टोटल सम आएगा इनका उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आता है 18 पे, ये आता है 9 पे, प्लस करते हुए चलो, ये आता है 14 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है आपका 5 पे। टोटल करो यहाँ पे 27 आएगा, प्लस 14 आएगा, प्लस 9 5 24 आएगा। तो 7 और 4 11, 11 4 15, 2 2 4 5 और 1 6, 65। 65 के मल्टीप्लाई 5 टाइम करो आप, तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 और 2 32। इसलिए आपका 325 आएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। ये इसका लॉजिक था। नेक्स्ट है सभी कंप्यूटर क्या हैं, उसने बोला कि रोबोट हैं। तो सभी कंप्यूटर जो हैं वो क्या हैं, वो हैं रोबोट। ठीक है, कुछ रोबोट मशीन नहीं है, कुछ रोबोट मशीन नहीं है, सॉरी कोई रोबोट मशीन नहीं है। तो मशीन और रोबोट का कोई लेना देना नहीं है। कुछ कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर है, हमने मान लिया कुछ कैलकुलेटर जो हैं वो क्या है, कैलकुलेटर को मैं क लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर है, ये आपका बन जाएगा डायग्राम। कुछ रोबोट कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है, कुछ का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। कुछ रोबोट कंप्यूटर है, क्योंकि सभी कंप्यूटर अगर रोबोट हैं तो कुछ रोबोट कंप्यूटर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई कंप्यूटर मशीन नहीं है, बिल्कुल। जब कंप्यूटर का कोई कंप्यूटर मशीन है, मशीन का जब रोबोट से कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब अंदर वाले कंप्यूटर से भी नहीं होगा, तो सेकंड वाला भी सही है। कुछ कैलकुलेटर क्या रोबोट हैं, बिल्कुल। आप देखोगे कुछ वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेटर और रोबोट के अंदर, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों ही आपके निष्कर्ष जो हैं वो राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि 5 शिक्षक हैं और KLMNO सोमवार से शुक्रवार 5 दिनों में किसी एक दिन पढ़ाते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ये आपके रह गए 5 दिन पढ़ाते हैं। KLMN और O ये 5 शिक्षक के नाम है। कौन से दिन कौन पढ़ाता है वो बताना है। N ना तो पहले दिन और ना ही अंतिम दिन, यानी यहाँ पे ना तो N यहाँ पढ़ाएगा और ना ही N यहाँ पढ़ाएगा। सोमवार और शुक्रवार को यानी N नहीं पढ़ाएगा। अब देखना
एल जो है वो एम के ठीक पहले पढ़ाता है, तो एल जो है वो एम के ठीक पहले पढ़ाता है, ये आपका बनेगा। के सोमवार को नहीं पढ़ाता है, तो के भी सोमवार को नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, के सोमवार को नहीं पढ़ाता है। एन जो है वो गुरुवार को नहीं पढ़ाता है, तो एन जो है वो गुरुवार को भी नहीं पढ़ाता है, यानी एन यहाँ पे भी नहीं पढ़ाएगा। इसके बाद ओ जो है शुक्रवार को नहीं पढ़ाता है, तो ओ जो है वो शुक्रवार को नहीं पढ़ाता है। सबको आप देखते हुए चलना, जो क्रॉस लगा रहा हूँ मतलब उस दिन वो टीचर नहीं पढ़ाएगा। संडे को एन और के नहीं पढ़ाएंगे, मंडे को अभी पता नहीं है, ट्यूसडे का नहीं पता, गुरुवार को हमें पता है कि एन नहीं पढ़ाएगा, शुक्रवार को हमें पता है कि एन और ओ तो नहीं पढ़ाएंगे, तो बाकी और पढ़ा सकता है। एन जो है वो के ठीक बाद पढ़ाता है। इतना हमें बता दिया कि जो एन है वो के ठीक बाद पढ़ाएगा। ओ किस दिन पढ़ाता है, अब यहाँ पे सब कुछ हमें पता चल गया कि क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से दिन को कौन यहाँ पे पढ़ाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में हमें उस पॉइंट को पकड़ना है जो इस पूरे क्वेश्चंस को बनाएगा, और वो पॉइंट आप देखोगे लास्ट वाला कि एन जो है वो के ठीक बाद पढ़ाता है। हमें पता है कि एन ना तो संडे को पढ़ाएगा, ना वो थर्सडे यानी ना तो वो रविवार को पढ़ाएगा, ना वो गुरुवार को पढ़ाएगा, ना वो शुक्रवार को पढ़ाएगा, या तो वो सोमवार को पढ़ाएगा या फिर वो मंगलवार को पढ़ाएगा। लेकिन एक और लाइन हमें पता है कि एन जब भी पढ़ाएगा सोम या मंगल में से वो के बाद पढ़ाएगा। अगर वो बाद में पढ़ाएगा इसका मतलब क्लियर है कि जो है मंगलवार को एन पढ़ाएगा, क्योंकि सोमवार को तो के पढ़ाएगा, उसके बाद वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो के पता चल गया कि मंडे को के पढ़ाएगा और जो हमारा मंगलवार है उस दिन वो एन पढ़ाएगा। तो एन वाले सब कुछ सब जगह से हटा दो, थर्सडे वाले से भी एन हटा दो, अब यहाँ से भी एन हटा दो अब, ठीक है, और यहाँ से भी आप हटा दो एन, क्योंकि एन हमारा पता चल गया है हमारा मंगलवार को पढ़ेगा और सोमवार को पढ़ाएगा कौन, के पढ़ाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है एक और चीज़ इन्होंने दिया हुआ है कि जो है यहाँ पे एक, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। फर्स्ट वाले में ना तो एन आएगा ना के आएगा, तो एन और के तो वैसे ही हमारा नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन बच गया था कौन सा वाला, फर्स्ट वाले में देखो संडे के दिन कौन कौन आ सकता है। एन और के अलावा या तो ओ आ सकता है, या एम आ सकता है, या फिर एल आ सकता है, ठीक है, यही आ सकते हैं। लेकिन एक लाइन उसने बोला है कि जो एल है उसके ठीक बाद एम पढ़ाएगा। इसका मतलब संडे को तो एल नहीं पढ़ाएगा, संडे को एल नहीं पढ़ाएगा और ना तो एम पढ़ा सकता है, क्योंकि एल पढ़ाएगा तो उसके नीचे एम आएगा, और एम पढ़ाएगा तो उससे ऊपर एल आएगा, तो एल और एम भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि संडे को पढ़ाएगा कौन, ओ, ठीक है, ओ संडे को पढ़ाएगा, तो शुक्रवार वाले से भी ओ को हटा दो। अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, के एन और ओ का हमें पता चल गया, ठीक है। हमें इतना पता है कि जो एल है वो एम एम के पहले पढ़ाएगा, तो इसका मतलब लास्ट के दो हमारे पास बच गए, इसका मतलब ये एल होगा और ये हमारा एम होगा। क्लियर है, तो सब कुछ तो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यानी अब यहाँ पे ये सब लिखा है कि संडे को ओ पढ़ाएगा, मंडे को पढ़ाएगा के, ट्यूसडे को पढ़ाएगा एन, थर्सडे को पढ़ाएगा एल, और लास्ट में फ्राइडे को पढ़ाएगा एम। हमें किसका पूछा था, ओ का, तो ओ किस दिन पढ़ाता है, ओ पढ़ाता है हमारा, अच्छा सोमवार से, हमने यहाँ पे संडे से नहीं सोमवार से शुक्रवार था, यहाँ से इसे सही से कर लेना, सोमवार से लेकर, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा मैंने यहाँ पे देखा नहीं, या तो आप यहाँ पे कोई सोमवार की जगह आप कर दो क्या, संडे से, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार था, हमने सोमवार मंगलवार थर्सडे कर लिया, ठीक है, बुधवार भी नहीं करा था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ हमने सही बताया, लेकिन यहाँ पे ये जो डेज है ना, ये थोड़ा डेज में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को शायद ध्यान से नहीं देखा, लेकिन बाकी सभी लॉजिक सही है। बस डेज में क्या करना है आपको, यहाँ पे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र रखना है, बस बाकी सब तो हमें पता है। तो हमें पता है ओ का पूछा था, तो ओ स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे था, तो सोमवार को पढ़ा रहा था, ठीक है। वो मैंने थोड़ा इंग्लिश में कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वो गलत लिख दिया, ठीक है। बाकी समझना था, क्वेश्चंस को समझ लिया होगा आपने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सोमवार गलत बात, वो गलत लिख दिया है ना। यहाँ पे पता है आपको, मैंने जो समझाने पे ज़्यादा फोकस किया ना कि डेज के ऊपर, तो आप लॉजिक देखोगे, दिमाग लगाओगे, तो आप संडे कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सोमवार की जगह क्या कर दो, संडे कर दो, एक डे बीच का गैप कर दो, बस, और क्या। तो फर्स्ट पे यहाँ पे सोमवार से लास्ट में क्रम वाइज लगाना था, तो सोमवार पे ओ पढ़ाएगा, मंगलवार को के पढ़ाएगा, बुधवार को एन पढ़ाएगा, बृहस्पतिवार को एल पढ़ाएगा और शुक्रवार को एम पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर था 19 जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितने टाइप के, इस टाइप के ही आप क्वेश्चन 40 में से मुझे लगता है कि 10 प्लस क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे, ये वाले टाइप के, और इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं अब DSSB वालों को अलग लेते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी के में की रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, 1 या 2 आते हैं। इसमें तो आपका 40 में से 10 to 15 के बीच में ही इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीरियस स्टूडेंट जो भी हैं वही जॉब बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा हार्डवर्क करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप 40 के 40 भी ला सकते हो। ठीक है, 35 तो लाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप डेली कनेक्ट होते हो या डेली आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो 35 तो इतना है कि इतना तो कर लेंगे हम। ठीक है, इतना प्रैक्टिस हम कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की कि वहाँ पे हम आराम से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिया है, 7 विद्यार्थी दिए हैं ABCDEF और जी में बी केवल 3 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त करता है। आप देखोगे बी केवल 3 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो केवल 3 का मतलब क्या है कि बी के नीचे 3 लोग होंगे, 1 2 3 लोग होंगे, चौथे पे बी आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि सी जो है वो ए और एफ से अधिक अंक प्राप्त करता है। सी जो है वो ए और एफ से, अभी हमें पता क्रम क्या है, लेकिन सी जो है इन दोनों से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। डी जो है वो ई और जी दोनों से कम अंक प्राप्त करता है, यानी डी जो है ई और जी दोनों से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब वो इनके नीचे होगा। अब हमें बताना ई टॉपर नहीं है, तो 1 2 3 कितने लोग हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें पता है कि यहाँ पे ई टॉपर नहीं है, मतलब ई तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, और डी जो है वो ई और जी दोनों से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ई और जी, डी जो है ई और जी दोनों से कम अंक प्राप्त, अच्छा इसमें आगे देखते हैं, एफ केवल ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसकी पोजीशन पता है, एफ जो है केवल ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, यहाँ पे हमें पता है। और हमें पता है कि सी जो है वो ए और एफ से ज़्यादा है, तो इन दोनों से ज़्यादा कौन है, सी है। तो शुरू के 4 तो हमें मिल चुके हैं। अब ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले में उसने बोला कि एक लाइन इन्होंने बोला था, इनमें से हमें बताना है कौन बी से अधिक लेकिन ई से कम अंक प्राप्त करता है। अच्छा, इन्होंने बोला कि ई जो है वो टॉपर नहीं है, ई टॉपर नहीं है, इसका मतलब ई जो है वो नीचे आएगा, ई जो है वो नीचे आएगा, इसका मतलब जी टॉप पे होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, डी ई जी में से कौन टॉप पे है। अगर हम ई तो आएगा नहीं, और डी और जी में से क्या होगा, जी टॉप पे आएगा, क्योंकि जी से छोटा है डी, डी से छोटा है डी, छोटा है डी, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ई और इसका आ जाएगा डी। जी और ई से छोटा है ना डी, तो इसलिए इसमें, तो ये आपका इस टाइप से सातों लोग बैठ चुके हैं। इधर मैं बना देता हूँ, ये जी आएगा, पहले ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, सॉरी सी से पहले बी भी है, बी आएगा, फिर सी आएगा, एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे ये, ठीक है अब सही है। डी के बाद यहाँ पे बी छूट गया, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा, और फिर आपका ए आएगा। तो इस टाइप से ये बैठे हुए हैं 7 के 7 विद्यार्थी। तो हमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन जो है बी से ज़्यादा, अच्छा बी से ज़्यादा तो डी है, और ई से कम भी डी है, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस टाइप से आपका राइट था। तो ये था आपका पार्ट 1, जहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पार्ट 2 में इसके आगे के 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और क्या हमें अलग DSSB को लेकर अलग क्लास करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अलग आप स्टार्ट करो DSSB के रीजनिंग के ऊपर। तो DSSB के रीजनिंग की अगर बात करें तो आपने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन करने वाले क्वेश्चन है। अगर हम इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हम 40 के 40 क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और देखना बाकी 20 क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कैसे हैं। तो शुरू के 20 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, और कहीं ना कहीं इनमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। रीजनिंग में प्रैक्टिस मांगता है DSSB वाली रीजनिंग, और क्यों ना मांगे, क्योंकि आपकी जॉब ही 4600 ग्रेड पे की है, यानी आपका स्टेनो की टॉप पोस्ट आप कह सकते हो, उससे इसकी कंपेयर आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने। और एक और काम, SSC स्टेनो 21 वालों के लिए जितना हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेंट कर सकते हैं, और ग्रीवेंस ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कहा भी है ग्रीवेंस डालने की, और काफ़ी नए लोगों ने ग्रीवेंस भी डाली है, और साथ में कमेंट तो काफ़ी लोगों ने किया भी है, और मैं भी खुद काफ़ी कमेंट्स में, सॉरी कमेंट कह रहा हूँ, काफ़ी मेल भी लोगों ने किए हैं, काफ़ी मैंने भी काफ़ी मेल कर दिए हैं यहाँ पे 2-3 ID से। और आप भी जितने ID हैं उनसे मेल करो,
एसएससी की साइट पे जो भी आपका रीजन है, इंक्वायरी एसएससी एनआर रीजन है, कोई भी रीजन है, वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी ग्रीवेंस डालो, हर किसी को डालना पड़ेगा, जितना ज़्यादा ग्रीवेंस होगा एसएससी की नज़र में आना चाहिए कि स्टेनो और सीपीओ का एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले है और कुछ करना चाहिए इसके लिए। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये चीज़ कि इतना आप कर लीजिए, क्योंकि स्टेनो वालों का कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि 1.5 साल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये 1.5 साल नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ़ इसे 1.5 साल मत देखते हो, ये प्री का एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस 1.5 साल होता तो कोई ना कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो 4 साल का है, इसमें अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? तो बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।